हेलो एवरीवन। तो लास्ट क्लास आपको बताइए हमने डेवलपमेंट का एक कॉग्निटिव डेवलपमेंट में हमने प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट की बात की थी। ठीक है, आई होप कि आपको वो वीडियो समझ में आई होगी और आपने उसको सही से समझा होगा। ठीक है, तो आज हम जीन पियाजे के अगले पड़ाव पर आ गए हैं। जीन पियाजे की आज हम बात करेंगे उसके स्टेजेस के बारे में, स्टेजेस ऑफ जीन पियाजे थ्योरी। ठीक है, तो आपको मैंने बताया था कि पहली बात तो ये कि जीन पियाजे ने ये कहा था कि भाई जो भी बच्चे का डेवलपमेंट होता है वह स्टेज वाइज, मतलब कि एज वाई एज वो आगे बढ़ती है। ठीक है, और एक स्टेज से बच्चा दूसरे स्टेज की ओर क्या होता है, बढ़ता है। ठीक है, और डेवलपमेंट जो है बच्चे का, मेंटल डेवलपमेंट जो बच्चे का होता है वो बच्चे के जन्म से ही क्या हो जाता है, शुरू हो जाता है। ठीक है, और उन्होंने स्टेजेस को, कॉग्निटिव डेवलपमेंट की स्टेजेस को 4 मुख्य भागों में बांटा है। ठीक है, तो आप देखेंगे स्टेजेस एक बार। जो फर्स्ट स्टेज है उसका नाम है आपका सेंसरी मोटर स्टेज। ठीक है, जिसको हम संवेदी पेशीय अवस्था या इंद्रिय गामक अवस्था इसे हम कहते हैं। ठीक है, और इसका उन्होंने कहा था ये जो होता है आपका 0 से लेकर 2 ईयर तक होता है। ठीक है, तो इसे हम कहते हैं सेंसरी मोटर स्टेज। ठीक है, यानी कि आपका संवेदी पेशीय अवस्था या इंद्रिय गामक अवस्था। ठीक है, जो सेकेंड स्टेज है हमारा उसका नाम था प्री ऑपरेशनल स्टेज। प्री ऑपरेशनल स्टेज यानी कि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, या इसको हम प्री कॉन्सेप्चुअल एज भी कहते हैं, यानी कि पूर्व प्रत्यात्मक अवस्था। ठीक है, जिसकी उन्होंने कहा था कि ये इसकी जो अवस्था होती है 2 से लेकर 7 साल तक होती है, 2 to 7 ईयर की होती है। ठीक है, उसके बाद थर्ड स्टेज जो होता है वह उन्होंने कहा था उसको कहते हैं कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, जिसको हम हिंदी में मूर्त संक्रियात्मक अवस्था कहते हैं। ठीक है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जिसकी आयु जो होती है आपका 7 to 11 ईयर तक होता है। ठीक है, उसके बाद जो फोर्थ और लास्ट स्टेज जो हमारी है उन्होंने कहा था स्टेज को हम कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट या फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज कहा जाता है। इसको हम अमूर्त या औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था कहते हैं, या तो इसको हम अमूर्त कहते हैं, अमूर्त या औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, जिसकी आयु 11 प्लस कहते हैं। 11 से लेकर मैच्योरिटी तक जब बच्चा होता है उस अवस्था को हम आपका एब्स्ट्रैक्ट या फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज कहते हैं। ठीक है, तो ये 4 स्टेजेस होती हैं। ठीक है, ये 4 स्टेजेस में बच्चे का डेवलपमेंट होता है, एक अवस्था से बच्चा दूसरी अवस्था की ओर बढ़ता है। ठीक है, अब इन चारों स्टेज को समझने से पहले हमें एक चीज और इसको समझनी पड़ेगी। उन्होंने कहा था सबसे पहली बात तो ये कि जो स्टेजेस हमारे हैं, पहली बात तो ये स्टेजेस एक यूनिवर्सल फॉर्म में है। यूनिवर्सल का मतलब ये होता है कि हर एक बच्चे पर, हर एक व्यक्ति पर ये लागू होगा, यानी कि इसमें किसी प्रकार का भेदभाव नहीं है। हर एक बच्चे पर, यानी कि हर जगह ये स्टेजेस आपकी क्या होती हैं, फॉलो होंगी। ठीक है, बच्चे का मेंटल डेवलपमेंट जो होता है वो इसी स्टेज से क्या होगा, फॉलो होगा, चाहे वो किसी प्रकार का बच्चा क्यों ना हो। दूसरी बात ये कि उन्होंने ये कहा था कि ये जो क्या नाम है आपका स्टेजेस हैं वो इनवेरिएंट सीक्वेंस। इनवेरिएंट सीक्वेंस का मतलब होता है इसका एक क्रम है, अनौपचारिक क्रम, ऐसा क्रम जिसको हम, ऐसा क्रम है ये जो बच्चे के डेवलपमेंट को समझता है, डेवलपमेंट को क्या करता है, बताता है। किसी भी अब स्टेज को आप स्किप नहीं कर सकते, यानी कि हटा नहीं सकते। यानी कहने का मतलब ये है कि बच्चा फर्स्ट स्टेज से दूसरे स्टेज में आएगा, दूसरे से तीसरे में आएगा, तीसरे से आपका चौथे स्टेज में आएगा। ठीक है, तो उन्होंने कहा था भाई ये क्या है, जो भी स्टेज हमारी होती है ये सारी स्टेजेस जो हैं वो इनवेरिएंट सीक्वेंस में होती हैं, यानी कि इसका एक क्रम होता है, यानी कि किसी भी स्टेज को आप स्किप नहीं कर सकते। ठीक है, अगली बार उन्होंने क्या कही थी कि जो स्टेजेस हैं, अब पहला स्टेज से बच्चा तो दूसरे स्टेज में आएगा तो वो डेवलपमेंट उसका कंटिन्यूअस बढ़ता रहेगा, यानी कि जो फर्स्ट स्टेज से वो सेकंड स्टेज में आएगा, यानी कि ये जो सेकंड स्टेज है वो पहले वाले स्टेज से आगे वाला पार्ट है, यानी कि वो कंटिन्यूअसली अगले स्टेज में आगे बढ़ रहा है। और सेकंड से वो थर्ड में आएगा, आगे बढ़ेगा कंटिन्यूअसली, और थर्ड से किस में आएगा बच्चा, फोर्थ में आएगा। यानी कि हर एक स्टेज में बच्चा अपना क्या करेगा, डेवलपमेंट करेगा, और अगला स्टेज प्रीवियस स्टेज का कॉन्टिन्यूअस या लगातार चलने वाली प्रक्रिया कहलाएगी।
तो ये बात आपको याद रखनी है इसके अंदर, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं आज फर्स्ट स्टेज की। फर्स्ट स्टेज का नाम क्या है आपका, दैट इज सेंसरी मोटर स्टेज, ठीक है। फर्स्ट स्टेज का नाम हमारा है सेंसरी मोटर स्टेज, जिसको हम संवेदी पेशीय अवस्था कहते हैं। संवेदी या इंद्रिय गामक अवस्था कहा जाता है, और ये फर्स्ट स्टेज होती है, ठीक है। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि डेवलपमेंट अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे, जो बच्चे का कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है वो बाय बर्थ शुरू हो जाती है, क्योंकि जीन पियाजे ने ये कहा था कि बच्चा जब पैदा होता है तो पैदा होते ही उसके जो क्या नाम है डेवलपमेंट होते हैं, मेंटल एक्टिविटीज होती हैं, बच्चे का जो प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट होता है वो शुरू हो जाता है, ठीक है। और बच्चा कुछ भी कंस्ट्रक्ट करता है वो अपने आप करता है, ठीक है। चलिए, तो अब जब बच्चा, देखो आपको नाम से पता लग रहा है सेंसरी मोटर स्टेज, जब बच्चा 0 से 2 साल की स्टेज में होता है तो उसके सेंसर्स जो होते हैं, सेंस ऑर्गन्स जो होते हैं बहुत एक्टिव होते हैं, ठीक है। और जो भी बच्चा कॉन्सेप्ट बनाता है, स्कीमा बनाता है, वो अपने सेंस ऑर्गन जैसे आंखों से, आंख कर से देख कर, कानों से सुनकर, ठीक है, छू कर जो है वो किसी चीज को फील करता है। यानी कि बच्चे के सेंस ऑर्गन्स इतने एक्टिव होते हैं स्टेज के अंदर, इसी स्टेज से बच्चे का डेवलपमेंट जो होता है कॉग्निटिवली सही से शुरू होता है। तो आपको ये अगर पूछा जाए एग्जाम के अंदर कि सबसे ज्यादा सेंसरी मोटर स्टेज में बच्चा किस चीज से सीखता है, तो आप बताओगे दैट इज सेंसर्स के द्वारा, यूज ऑफ सेंसर्स, यानी कि इंद्रियों के प्रयोग के द्वारा, ठीक है। चलिए अब देखो, जब स्टार्ट करते हैं स्टेज को, तो 0 से हमने स्टार्ट किया था। जब बच्चा 0 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन का होता है, तभी से उसकी डेवलपमेंट कॉग्निटिवली शुरू हो जाता है, ठीक है। लेकिन बच्चा स्टार्टिंग किससे करता है स्टेज के अंदर, तो जो पहला बच्चे का रिएक्शन होता है या पहला बच्चे का जो एक्शन होता है उसे हम कहते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्स एक्शन, जिसको हिंदी में कहा जाता है सहज क्रिया। सहज क्रिया से बच्चे का डेवलपमेंट हमारा शुरू होता है। रिफ्लेक्स एक्शन वो सारे एक्शन होते हैं जो बच्चा अपने आप करता है बिना किसी की हेल्प से, ठीक है। यानी कि ऐसे एक्शन जो उसके कंट्रोल में नहीं है, जैसे कि पलक का झपकना, ठीक है, कोई भी थंब चूसना, ठीक है, जो थंब बच्चा क्या शकिंग करता है, ठीक है। तो कुछ ऐसे एक्शंस, ठीक है, जो बच्चा अपने आप करे उसे हम कहते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। तो जब स्टार्टिंग बच्चा जब पैदा होता है तो पैदा होते ही उसके अंदर रिफ्लेक्स एक्शन यानी कि सहज क्रियाएं शुरू हो जाती है, ठीक है। जैसे कूद चूसना हो गया, काटना हो गया, पलकों को झपकना हो गया, सांस लेना हो गया, ये सारी चीजें जो होती हैं बच्चे के अंदर रिफ्लेक्स एक्शन होते हैं, ठीक है। लेकिन जब वो थोड़ा बड़ा होता है, जैसे 1 महीने का हुआ, 2 महीने का हुआ, तो बच्चे में कुछ ऐसे एक्शंस होते हैं जो बच्चा अपने आप करता है, ठीक है। जैसे कोई चीज उठाना हो गया, रखना हो गया, ठीक है। तो उन एक्शंस को हम कहते हैं प्राइमरी सर्कुलर रिएक्शन। प्राइमरी सर्कुलर रिएक्शन। प्राइमरी सर्कुलर रिएक्शंस वो होते हैं जैसे एक ही क्रिया को बार बार करना। जैसे बच्चा कोई चीज ऐसे हाथ पे रखता है, फिर उसको उठाता है, फिर छोड़ता है, फिर उठाता है, हाथ पर रखता है, फिर उठाता है, तो जो एक्शंस बार बार किए जाते हैं उसको हम प्राइमरी सर्कुलर रिएक्शंस कहते हैं। इसको हम हिंदी में कहते हैं प्राथमिक वृत्तीय क्रिया, ठीक है। ऐसी क्रिया जो बच्चा बार बार करे, ठीक है। ये भी रिफ्लेक्स एक्शन जैसा ही होता है, इसमें बच्चा कुछ क्रियाओं को बार बार करने की कोशिश करता है, ठीक है। अब थोड़ा बच्चा और आगे बढ़ता है, जैसे बच्चा 5 महीने 6 महीने का हो जाता है तो बच्चे में आ जाता है आपका बच्चों दैट इज कॉल्ड गोल डायरेक्टेड बिहेवियर। और इस गोल डायरेक्टेड बिहेवियर पे क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था कि भाई गोल डायरेक्टेड बिहेवियर पियाजे के कौन से स्टेज में होता है, तो आप क्या लिखोगे, दैट इज सेंसरी मोटर स्टेज। गोल डायरेक्टेड बिहेवियर, गोल डायरेक्टेड बिहेवियर इसको हम कहते हैं लक्ष्य केंद्रित व्यवहार, ठीक है। चलिए, जैसे मैंने आपको बताया कि भाई गोल रिफ्लेक्स एक्शन में ये होता है ऐसे एक्शंस जो बच्चे के कंट्रोल में रहते हैं और बच्चा अपने आप करता है, ठीक है, जिसमें बच्चे को पता नहीं रहता है कि वो एक्शन कर रहा है, बट वो एक्शन होते रहते हैं, ठीक है। रिफ्लेक्स एक्शन तो अपने आप हो बच्चे के अंदर। ये गोल डायरेक्टेड बिहेवियर वो बिहेवियर होता है जब बच्चा कोई चीज उसके सामने रखी हुई है, उस चीज को जानने की कोशिश करता है या उस चीज को अनुभव लेने की कोशिश करता है, ठीक है। आपको पता है बच्चे तो थोड़े से वैसे ही खुराफाती टाइप के होते हैं बच्चे, तो वैसे उन्होंने कहा भी था कि बच्चे लिटिल साइंटिस्ट होते हैं, कुछ वो देखकर सर्च ही करते रहते हैं, ढूंढते रहते हैं, ठीक है।
तो बच्चा इस अवस्था में गोल डायरेक्टेड बिहेवियर के अंदर बच्चा जानबूझ के एक्शंस करता है और उस चीज को जानने की कोशिश करता है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, जैसे मान लो आपके घर में 6-7 महीने का बच्चा है और 8 महीने के बच्चे को पता ही है कि घुटनों के बल चलने लग जाते हैं, और कोई चीज आपने घर के अंदर रखी हुई है, कोई गर्म चीज आपने रखी है, ठीक है, वो बच्चा उस चीज को देखता है, वो चाहता है कि वो चीज क्या रखी हुई है, उसको मैं जानूं, उसको मैं समझूं, लेकिन वो चीज है गर्म, तो बच्चे को ये पता नहीं कि वो चीज गर्म है, ठीक है। तो उधर से माँ आवाज लगाती बेटा उसको मत छूना वो गर्म है, ठीक है, और बच्चे के पापा उधर से आवाज लगाते कि बच्चे उसको मत छूना वो गर्म है, लेकिन बच्चा फिर भी उस चीज को प्राप्त करने के लिए, जानने के लिए जाता है, क्योंकि बच्चे के पास लैंग्वेज तो है नहीं कि जो बोल के बता सके कि भाई मुझे क्या करना है या मैं क्या जानना चाहता हूं। वो जाता है, उस चीज को छूता है, उसे गर्म महसूस होता है, ठीक है। तो इसी एक्शंस को, जो अनुक्रिया उसने की है, ये जानबूझ की गई अनुक्रिया होती है, इसी को हम बोलते हैं गोल डायरेक्टेड बिहेवियर, यानी कि उस चीज को जानने की इच्छा रखना, उस चीज को प्राप्त करने की इच्छा रखना, ठीक है, दैट इज कॉल्ड गोल डायरेक्टेड बिहेवियर, ठीक है। तो ये पॉइंट भी इसी में आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम आगे चलते हैं, जब बच्चा थोड़ा सा और बड़ा होता है, ठीक है, तो और बड़ा होता है तो बच्चे के अंदर आता है इमिटेशन। इमिटेशन का मतलब होता है अनुकरण करना। अनुकरण का मतलब होता है जब कोई चीज देखकर बच्चा क्या करे, कॉपी करे, ठीक है। और उस इमिटेशन को हम, इसी एज को हम बोलते हैं, इसको हम डेफर्ड इमिटेशन, डेफर्ड इमिटेशन, हिंदी में इसको कहते हैं अस्थगित, अस्थगित अनुकरण। आपको बता दूं मैं, ये जो डेफर्ड इमिटेशन होता है ये आपका 8 to 9 मंथ्स में स्टार्ट हो जाता है। डेफर्ड इमिटेशन या अस्थगित अनुकरण क्या होता है, देखो बच्चों, जब आप बच्चा कोई चीज देखा, देखने के बाद उसकी हूबहू कॉपी करता है, हूबहू जैसे कि आपने बच्चे को ऐसे हाथ हिलाया तो बच्चा को देख कैसे हाथ हिलाएगा। तो डेफर्ड मतलब ये होता है कि बच्चा उस समय पर उस चीज को देख लेता है, उस चीज को देखा जिसने आपने जो रिएक्शन दिया है, बट अनुक्रिया वो बाद में करता है, यानी कि वो इनडायरेक्ट इमिटेशन कर रहा है। एग्जांपल मैं आपको देता हूं, जैसे मान लो कि आपने एक बॉयल में, कटोरी के अंदर आपने कुछ सामान रखा हुआ है और हाथ में आपकी एक स्पून है, चम्मच है, और उसको आप हिला हिला के ऐसे करके खा रहे हो। बच्चे ने आपको देखा, ठीक है, तो वो भी क्या करेगा, उस समय तो नहीं, बाद में जाएगा, वो भी कटोरा मांगेगा, उसमें कुछ सामान लेगा और वो भी वैसे ही एज इट इज जैसे कि आपने उसको किया था, सेम वो एज इट इज करने की कोशिश करेगा। तो डेफर्ड इमिटेशन का मतलब ये होता है कि एक ऐसी अनुक्रिया, एक ऐसा मतलब रिस्पॉन्स देना जो डायरेक्ट ना होके बच्चा क्या होता है, इनडायरेक्ट करता है, उसी को हम कहते हैं डेफर्ड इमिटेशन या अस्थगित अनुकरण कहा जाता है इसको, ठीक है बच्चों। ये पॉइंट आपको आई होप समझ में आ गया होगा, और डेफर्ड इमिटेशन पे भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछ चुका, ठीक है। तो इस टॉपिक में आपको मैं वही कराऊंगा जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हम याद करते हैं। नेक्स्ट जो है इसके अंदर 5th पॉइंट, कि इस स्टेज के अंदर बच्चे के अंदर आ जाता है ऑब्जेक्ट परमानेंसी। ऑब्जेक्ट परमानेंसी या ऑब्जेक्ट परमानेंस, इसको हिंदी में कहते हैं वस्तु स्थायित्व, ठीक है। अभी वस्तु स्थायित्व क्या होता है जानेंगे आप। देखिए बच्चे, ऑब्जेक्ट परमानेंस होता है जैसे कि कोई भी वस्तु को जानने की इच्छा रखना। तो मैं यहां पे इसको लिख देता हूं दोबारा से। 5th पॉइंट हमारा क्या है, दैट इज ऑब्जेक्ट परमानेंस, हिंदी में कहते हैं इसको वस्तु स्थायित्व, ठीक है। ऑब्जेक्ट परमानेंस का मतलब ये होता है बच्चों कि बच्चा उस वस्तु को जानने लग जाता है, उस वस्तु को माइंड में स्थायी कर लेता है, चाहे उसका प्रेजेंस उसके सामने ना ही हो। इसका मतलब ये हुआ कि एग्जिस्ट ऑब्जेक्ट इन द माइंड, या आप ये भी लिख सकते हैं एबिलिटी टू फाइंड आउट द हिडन ऑब्जेक्ट, एबिलिटी टू फाइंड आउट दी हिडन ऑब्जेक्ट, छुपी हुई वस्तुओं को ढूंढ के निकालने की योग्यता। तो ये ऑब्जेक्ट परमानेंसी जो होती है, आपको मैं बता दूं, ये भी आपके लगभग 1 साल के बाद ही बच्चे में स्टार्ट होता है, या 10-11 महीने भी आप कह सकते हो। क्या नाम है, ऑब्जेक्ट परमानेंसी का मतलब ये होता है कि बच्चे, जैसे कि कोई वस्तु उसके सामने है, अगर उस चीज को आप हटा दे तो भी उसका अस्तित्व उसके माइंड में रहता है, यानी कि उस बच्चे को पता है कि वो चीज जो है वो अस्तित्व में रहती है,
वो कहीं जाती नहीं है, कहीं खोती नहीं है। एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ, जैसे मान लो कि कोई बच्चा इस चीज से कोई चीज से खेल रहा है, ठीक है, मान लो कि मार्कर से खेल रहा है और सॉरी डस्टर से खेल रहा है और डस्टर से हाथ में हमने ले लिया और उसको हम कहते हैं बेटा ये चिड़िया लेगी और पीछे हम इसको रख लेते हैं, दुबका देते हैं, कहीं भी छुपा लेते हैं। तो बच्चा उस चीज को ढूंढता है कि वो चीज आपने कहां पर छुपा रखी है, यानी उसको पता है कि चीज खोती हुई नहीं है, ये जो ऑब्जेक्ट जिसको कहा जा रहा है ये एग्जिस्ट करती है, ये कभी भी खोती नहीं है। तो दैट इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट परमानेंसी। ऑब्जेक्ट परमानेंसी होता है एबिलिटी टू फाइंड आउट अ हिडन ऑब्जेक्ट या एग्जिस्ट ऑब्जेक्ट इन द माइंड, वस्तु को माइंड में क्या करना, स्थायी करना। ठीक है बच्चों, तो ये 5वां पॉइंट आपका होगा और इस पे भी क्वेश्चन एग्जाम में आ चुके हैं कि ऑब्जेक्ट परमानेंसी जो होती है कौन से स्टेज में होती है, तो आप बताओ इसको सेंसिटिव मोटर स्टेज के अंदर पाई जाती है। 6 पॉइंट और इसमें लिखेंगे कि बच्चे पियाजे ने कहा था इस स्टेज में बच्चे की मेमोरी बहुत अच्छी होती है। मेमोरी मतलब होता है उसकी स्मृति क्षमता, यानी कि वो काफी चीजों को रिकॉल कर सकता है। जैसे कि हमने आगे पीछे देखा भी था डेफर्ड इमिटेशन के अंदर कि बच्चा को याद रहता है कि कौन सी अनुक्रिया कैसी की गई थी, जो इमिटेशन वो करता है वो हुबहू करता है और वो 2-4 दिन बाद भी उसी अनुक्रिया को वैसे ही करता है जो उसने पहले किया था। इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, यानी कि बच्चे की स्टेज में क्या होती है, मेमोरी जो होती है वो अच्छी हो जाती है। ठीक है, और आपको मैंने बताया दिया था कि पियाजे के अकॉर्डिंग बच्चे के अंदर स्कीमास भी बनने लग जाती है स्टेज के अंदर। स्कीमा मतलब क्या होता है, बच्चे के अंदर जो है कॉन्सेप्ट्स बनने भी शुरू हो जाते हैं, यानी कि इसको हम कहते हैं बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ इंफॉर्मेशन। बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ इंफॉर्मेशन यानी कि बच्चा सूचनाओं को भी संगठित करने लग जाता है, उसके अंदर स्कीमास बनने भी शुरू हो जाती है। ठीक है, तो 7 बातें जो हमने बताई आपकी कि बच्चा जो है पहले रिफ्लेक्स एक्शन करता है, फिर प्राइमरी रिएक्शंस देता है, उसके बाद गोल डायरेक्टेड हो जाता है बच्चा, डेफर्ड इमिटेशन करता है, ऑब्जेक्ट परमानेंसी बच्चे के अंदर पाई जाती है, मेमोरी अच्छी हो जाती है, बच्चे की मेमोरी बहुत शार्प होती है, स्टेज के अंदर काफी लंबे समय तक चीजों को याद रख सकता है और स्कीमास बननी भी शुरू हो जाती है। स्कीमा का मतलब होता है कॉन्सेप्ट डेवलप करना या स्कीमा का मतलब होता है इंफॉर्मेशन को रखना या इंफॉर्मेशन को लेना। ठीक है बच्चों, तो आज हम इतना ही रखते हैं। आई होप कि ये स्टेज आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम सेकेंड स्टेज स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है प्री ऑपरेशनल स्टेज। ठीक है बच्चों, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।